Hello dear students of class 6. Student, today I am going to read chapter number 5, A Visit to Cambridge. ये जो चैप्टर है फिरदौस कांगा के द्वारा लिखा गया है एंड इन दिस चैप्टर देयर इज़ द स्टोरी ऑफ टू एक्स्ट्रॉर्डिनरी पीपल। दो असाधारण लोगों की इसमें कहानी बताई गई है जो कि फ़िज़िकली डिसेबल्ड हैं। इसमें जो फिरदौस कांगा राइटर हैं वो साइंटिस्ट है, हमारे ग्रेट साइंटिस्ट है स्टीफन हॉकिंग। उनका एक इंटरव्यू लेते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट द इंटरव्यू इन दिस चैप्टर। नाउ वी विल डू स्टार्ट द रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर फ्रॉम द वार्म अप पोर्शन ऑफ दिस लेसन। दिस इज़ द इंट्रोडक्शन, देन वी स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम हियर द स्टोरी ऑफ द चैप्टर। Now this is all the introduction. This is the story of meeting between two extraordinary people, both of them disabled or differently abled as we now say. Means ये जो लेसन है ये दो डिसेबल्ड पर्सन की स्टोरी है, ठीक है। उनके बीच में जो मीटिंग होती है, मीटिंग बिटवीन टू एक्स्ट्रॉर्डिनरी पीपल। सो दिस लेसन इज़ द स्टोरी ऑफ टू एक्स्ट्रॉर्डिनरी पीपल जो कि डिसेबल्ड हैं। डिसेबल्ड पीपल वो होते हैं जिन्हें फ़िज़िकली प्रॉब्लम होती है, जो फिज़िकली फ़िट नहीं होते। तो इस लेसन में फिरदौस कांगा एंड स्टीफन हॉकिंग जो है वो फिज़िकली फ़िट नहीं है, but they are very talented. Stephen Hawking was one of the greatest scientists of the world. Stephen Hawking जो है दुनिया के एक महान विज्ञानी हुए हैं। He suffered from a form of paralysis that confined him to wheelchair and allowed him to speak only by punching button on a computer which spoke for him in a machine like voice. तो इस लेसन में यहाँ पे बताया गया है कि जो फिरदौस कांगा है उन्हें पैरालिसिस की प्रॉब्लम थी। ही सफ़र्ड फ्रॉम अ फॉर्म ऑफ पैरालिसिस, उन्हें पैरालिसिस की प्रॉब्लम थी और वो व्हील चेयर पर बैठे थे। एंड अलाउड हिम टू स्पीक, व्हील चेयर पर बैठते थे और वो बोलते कैसे थे, ओनली बाय पंचिंग बटन ऑन अ कंप्यूटर। वो एक कंप्यूटर पर एक पंचिंग बटन था, उसके थ्रू वो बोला करते थे। तो इससे जो आवाज़ होती थी वो मशीन लाइक आवाज़ जो थी प्रोड्यूस होती थी फिर उसमें से। फिरदौस कांगा इज़ अ राइटर एंड जर्नलिस्ट। जो फिरदौस कांगा है वो एक जर्नलिस्ट भी है एंड राइटर भी हैं। हु लिव्स इन लंडन, जो लंदन में रहते हैं। कांगा वॉज बॉर्न इन मुंबई इन 1960। कांगा का बर्थ जो है, जन्म जो है वो मुंबई में 1960 में हुआ था। कांगा वॉज बॉर्न विद ब्रिटल बोन्स। ब्रिटल बोन्स होती हैं जो वो हड्डियाँ जो आसानी से टूट सकती हैं, मतलब वीक थी उनकी बोन्स। दैट टेंडेड टू ब्रेक ईजली व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड। तो बचपन में मतलब उनकी हड्डियाँ बहुत कमज़ोर थी। लाइक हॉकिंग, स्टीफन हॉकिंग की तरह कांगा मूव्स अराउंड इन अ व्हील चेयर। तो हॉकिंग की तरह जो कांगा भी थे वो व्हील चेयर पर ही इधर उधर जाया करते थे। नेक्स्ट, द टू ग्रेट मैन एक्सचेंज थॉट ऑन व्हाट इट मीन्स टू लिव लाइफ इन अ व्हील चेयर। तो ये जो दोनों ही पर्सन हैं, स्टीफन हॉकिंग एंड फिरदौस कांगा जो है, ये दोनों क्या करते हैं, एक्सचेंज थॉट्स। ये अपने थॉट्स जो है एक्सचेंज करते हैं, मीन्स एक दूसरे से शेयर करते हैं। वो थॉट्स कैसे हैं, व्हाट इट मीन टू लिव अ लाइफ इन अ व्हील चेयर। वो कहते हैं कि एक व्हील चेयर पे लाइफ स्पेंड करना कैसा होता है। एंड ऑन हाउ द सो कॉल्ड नॉर्मल पीपल रिएक्ट टू द डिसेबल्ड। और जो नॉर्मल पर्सन होते हैं
उनका डिसेबल्ड पर्सन के लिए कैसा रिएक्शन होता है। नाउ द रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर, कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड। फिर द कांगा इसमें कह रही हैं कि जो मेरे लिए कैम्ब्रिज जो है इंग्लैंड की जैसा ही है। मेटाफर मीन कंपेयर करना। इसमें राइटर ने कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड, तो इसमें राइटर ने कैम्ब्रिज को इंग्लैंड के साथ कंपेयर किया है कि चाहे मैं पूरा इंग्लैंड घूम लूँ, चाहे मैं कैम्ब्रिज में वॉक कर लूँ, मेरे लिए दोनों एक ही समान है। ठीक है, तो मेटाफर का मतलब होता है कंपेयर करना। इसमें उसने कैम्ब्रिज को इंग्लैंड के साथ कंपेयर किया है और बताया है कि दोनों ही मेरे लिए सिमिलर हैं, मतलब मेरे लिए कैम्ब्रिज और इंग्लैंड दोनों सिमिलर हैं। कैम्ब्रिज जो है इंग्लैंड में है। एंड इट वॉज स्ट्रेंज दैट व्हेन आई लेफ्ट इट, वो कहते हैं कि जब मैं इसको छोड़कर गया, किसको, कैम्ब्रिज को, जो कि उसके लिए इंग्लैंड के ही जैसा है। और वो कह रहे हैं व्हेन आई लेफ्ट इट हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स। वो कह रहे हैं कि जब मैं यहाँ से गया, कैम्ब्रिज से जब मैं चला गया, तो ये मेरे लिए कुछ और ही बन गया। मतलब पहले तो सेम ही थे, कैम्ब्रिज इंग्लैंड के जैसा ही था, लेकिन अब कुछ और ही है, अब सेम नहीं रहा। बिकॉज आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग देयर, क्योंकि अब वो वहाँ से स्टीफन हॉकिंग को मिलकर गए थे। ठीक है, नेक्स्ट इट वॉज ऑन, फिर वो बता रहे हैं कि आगे क्या स्टोरी क्या है। इट वॉज ऑन अ वॉकिंग टूर। फिर दस कांगा कह रहे हैं कि वो घूमने फिरने के लिए कैम्ब्रिज में टूर पे आए थे। दैट द गाइड मैंशन स्टीफन हॉकिंग, और उसको जो गाइड कर रहा था पर्सन, सब कुछ बता रहा था जो कैम्ब्रिज के बारे में, उस पर्सन ने स्टीफन हॉकिंग के बारे में बताया। मैंशनड का मतलब है इंट्रोड्यूस करवाया, मतलब उसने कैम्ब्रिज में फिरदौस कांगा को स्टीफन हॉकिंग के बारे में बताया। किसने, गाइड ने। पुअर मैन हु इज़ क्वाइट डिसेबल्ड नाउ, दाउ he is worthy successor to Isaac Newton whose chair he has at the university। तो वो कह रहे हैं कि पुअर मैन, मतलब कि जो फिरदौस कांगा है उसको पुअर मैन कहा है। हु इज़ क्वाइट डिसेबल्ड, कि वो डिसेबल्ड थे। दाउ ही इज़ द वर्दी सक्सेसर ऑफ आइजैक न्यूटन, कि वो आइजैक न्यूटन की तरह ही महान थे, जिनकी चेयर पर अब वो बैठते हैं। And I started because I had quite forgotten that this most brilliant and completely paralyzed astrophysicist, the author of a brief history of the time, one of the biggest bestseller ever lived here। मीन्स इसमें कहा है कि जैसे ही राइटर को फिरदौस कांगा को स्टीफन हॉकिंग के बारे में पता चल जाता है, फिर नेक्स्ट जो है यहाँ पर उसने कहा है कि एंड आई स्टार्टेड, फिर वो कहते हैं मैं शुरू हो गया, कि पहले तो वो भूल चुके थे सारा कुछ, लेकिन दैट दिस मोस्ट, फिर वो स्टार्ट हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं कि जो ब्रिलियंट, कि दिस मोस्ट ब्रिलियंट एंड कम्प्लीटली पैरालाइज्ड एस्ट्रोलॉजिस्ट, कि ये जो ये जो स्टीफन हॉकिंग है, जो कि बहुत ही ब्रिलियंट पर्सन है, पैरालाइज होने के बावजूद भी वो बहुत ब्रिलियंट है। एस्ट्रोफिजिस्ट भी हैं। एस्ट्रोफिजिस्ट होते हैं जो कि स्टार एंड प्लैनेट की स्टडी करते हैं, सर्च करते हैं उससे रिलेटेड। एंड द ऑथर ऑफ अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, और जिन्होंने ये ग्रेट बुक भी लिखी हुई है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, वन ऑफ द बिगेस्ट, और ये बुक सबसे ज़्यादा बिक रही थी एवर। और वो ये जो एस्ट्रोफिजिस्ट हैं, ऑथर हैं, ठीक है, वो यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, तो राइटर कहता है कि पहले तो मैं भूल गया था
लेकिन अब मैंने शुरू कर दिया कि जो राइटर हैं वो यहाँ पर रहते हैं, जो फिरदौस कांगा एस्ट्रोफिजिस्ट वो यहाँ पर हैं, लिव्ड हियर। When the walking tour was done, जैसे ही ये टूर ख़त्म हो गया, आई रश्ड टू अ फ़ोन बूथ, कि मैं फिर फ़ोन बूथ की ओर चला गया, एंड almost tearing the code so it could reach me outside। तो वो कह रहे हैं कि मैं फ़ोन बूथ की ओर चला गया और उन्होंने वहाँ पे जो कोड, जो कोई रस्सी सी थी वहाँ पे, उसको भी तोड़ दिया ताकि वो वहाँ से बाहर आ सकें और फ़ोन कर सके, किन्हें, फ़ोन स्टीफन हॉकिंग्स हाउस। और उन्होंने ऐसे वॉकिंग टूर ख़त्म होने के बाद रस्सियों को तोड़ते हुए वो बाहर आते हैं और स्टीफन हॉकिंग के घर फ़ोन करते हैं। देयर वॉज हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन, और फ़ोन पे कौन होता है, फ़ोन जो है असिस्टेंट उठाता है, स्टीफन हॉकिंग के जो नौकर हैं वो फ़ोन उठाते हैं। एंड टोल्ड हिम आई हैड कम इन अ व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया। तो वो कहते हैं, फिरदौस कांगा फिर जो असिस्टेंट को बताते हैं कि मैं इंडिया से व्हील चेयर पर आया हूँ। परहैप्स ही थॉट आई हैड प्रोपेल्ड माई सेल्फ ऑल द वे, और वो सारे रास्ते भी यही सोचते आए हैं। टू राइट अबाउट माई ट्रैवल इन ब्रिटेन, और वो कह रहे थे कि मैं अपनी ब्रिटेन की इस यात्रा के बारे में कुछ लिखना चाहता हूँ। आई हैड टू सी प्रोफेसर, वो कह रहे हैं, टू प्रोफेसर हॉकिंग, वो कह रहे हैं कि मुझे स्टीफन हॉकिंग से मिलना है। इवन 10 मिनट्स, सिर्फ 10 मिनट के लिए, इवन 10 मिनट्स वुड डू। तो वो कह रहे हैं कि मुझे 10 मिनट भी मिल जाए तो अच्छा है। हाफ एन आवर, आधा घंटा उनको मिल जाता है। जो असिस्टेंट कहता है आपको आधा घंटा मिल जाएगा। फ्रॉम 3:30 टू 4, 3:30 से मतलब 4 तक जो है वो स्टीफन हॉकिंग से बात कर सकते थे। एंड सडनली आई फेल्ट वीक एंड सडनली आई फेल्ट वीक एंड ओवर, वो कह रहे हैं कि फिर मैं अचानक से घबरा गया। ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, मतलब अब जो है स्टीफन हॉकिंग के साथ उनकी जो मीटिंग है स्टार्ट हो गई है। फिरदौस कांगा की स्टीफन हॉकिंग के साथ मीटिंग स्टार्ट हो गई है। तो अब जो फिरदौस कांगा कह रहे हैं, ग्रोइंग अप डिसेबल्ड यू गेट फेड अप विद पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव एज इफ़ यू हैव अ क्रेज अकाउंट ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्रॉ अ चेक। मतलब वो बता रहे हैं कि एज ए जो डिसेबल्ड पर्सन जब कोई बड़ा होता है, ग्रोइंग अप डिसेबल्ड मतलब एज ए डिसेबल्ड जब कोई बड़ा होता है तो वो तंग आ जाता है। फेड अप मीन्स तंग आ जाना। वो तंग आ जाता है कि लोग उसको कहते हैं कि बी ब्रेव एज इफ़ यू आर, चाहे आप ब्रेव हो भी, यू हैव अ क्रेज अकाउंट ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्रॉ अ चेक। ठीक है, तो जिसके बारे में आप शो नहीं करना चाहते लोगों को, लेकिन आपके अंदर बहुत सा क्रेज़ है, आप अंदर से बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन फिर भी जो लोग हैं आपको बोलते हैं कि टू बी ब्रेव, कि आप ब्रेव बनो, टू बी ब्रेव द ओनली थिंग दैट मेक यू स्ट्रोंगर। तो वो कहते हैं, लोग तो कहते हैं कि आप स्ट्रॉन्ग बनो, ब्रेव बनो, बहादुर बनो, लेकिन जो चीज़ उनको स्ट्रॉन्ग बनाती है इज़ सीइंग समबडी लाइक यू। तो वो चीज़ जो आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है वो है कि जैसे स्टीफन हॉकिंग जैसी फेमस और टैलेंटेड पर्सन को देखना, ऐसा जो है डिसेबल्ड को स्ट्रॉन्ग बनाता है, ब्रेव बनाता है। अचीविंग समथिंग ह्यूज, और ऐसी स्टीफन हॉकिंग जैसे टैलेंटेड पर्सन को मिलकर ही ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत कुछ पा लिया है, बहुत कुछ बड़ा पा लिया है। अचीविंग समथिंग ह्यूज, देन यू नो हाउ मच इज़ पॉसिबल एंड यू रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट यू कुड। और फिर स्टीफन हॉकिंग जैसे फेमस टैलेंटेड पर्सन को मिलने के बाद मतलब ऐसा लगता है कि हमने बहुत कुछ पा लिया है। रीच फर्दर, जितना कि हमने सोचा भी नहीं था। यू एवर थॉट यू कुड, जितना हम सोच भी नहीं सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट।
आई हैवंट बीन ब्रेव, तो स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि मैं तो बहादुर नहीं हूँ। सेड हिज डिस एम्बॉडीड कंप्यूटर वॉइस, कि जो उनकी डिसएम्बॉडीड कंप्यूटर वॉइस है वो जवाब देती है। डिसएम्बॉडीड होता है सेपरेट। द नेक्स्ट आफ्टरनून आई हैव हैड नो चॉइस, तो वो कहते हैं कि मैं ब्रेव तो नहीं हूँ लेकिन मेरे पास कोई और चॉइस भी नहीं है। आई हैड नो चॉइस। श्योरली आई वॉन्टेड टू से लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी of his disintegrating body was a choice। तो स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि मैं ब्रेव नहीं हूँ, मेरे पास कोई और चॉइस भी नहीं थी। तो फिर वो फिरदौस कांगा सोच रही हैं कि श्योरली आई वांटेड टू से, वो कह रही थी कि मैं कहना चाहता था कि एक डिसइंटेग्रेटेड बॉडी के साथ रहना, मतलब जो बॉडी पूरी तरह से काम नहीं कर रही, ऐसी बॉडी के साथ रहना एक चॉइस हो सकती है। वॉज अ चॉइस रियली ऑफ दिस इंटेग्रेटेड बॉडी वॉज अ चॉइस, बट आई केप्ट क्वाइट, लेकिन वो चुप रहते हैं, मतलब वो कहते हैं मैं चुप रहा, मैंने ऐसा पूछा नहीं, मतलब जस्ट उन्होंने सोचा। बट आई केप्ट क्वाइट बिकॉज आई फेल्ट, क्योंकि वो फील कर रहे थे गिल्टी एवरी टाइम आई स्पोक टू हिम, गिल्टी फील कर रहे थे, मतलब थोड़ा शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। एवरी टाइम आई स्पोक टू हिम, कि जब भी वो उनसे कुछ पूछते थे। फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्स, क्योंकि वो हर क्वेश्चन पर उनको फोर्स करते थे कि उनको जवाब मिले, मतलब फिरदौस कांगा न्यूटन को फोर्स कर रहे थे कि वो उसके हर क्वेश्चन का रिस्पॉन्स दे। देयर ही वॉज टेपिंग एट द लिटल स्विच इन हिज हैंड, तो फिर वो टेप करते थे, उनके हाथ में एक छोटा सा स्विच था। सर स्टीफन हॉकिंग के हाथ में एक छोटा सा स्विच था, फिर उसके साथ वो ट्राइंग टू टाइप करते थे, टेपिंग मतलब टेप करते थे उसको, टैपिंग एट दी लिटल स्विच को टैपिंग करते थे। ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड, किसके लिए, और वो वर्ड फाइंड करने की कोशिश करते थे ऑन हिज कंप्यूटर पे वर्ड फाइंड करते थे, कि मतलब जो भी उन्होंने बोलना चाहते हैं उसके लिए कंप्यूटर में से वर्ड पहले ढूंढते थे। विद द ओनली बिट ऑफ मूवमेंट लेफ्ट टू हिम, और वो भी थोड़ी सी मूवमेंट के साथ ही, जितनी की मूवमेंट उनके पास मूवमेंट करने के लिए उनकी बॉडी का बहुत थोड़ा पार्ट था, तो जो मूवमेंट कर सकता था, तो फिर सिर्फ उसी के साथ वो मूवमेंट करते थे, और उस मूवमेंट जितनी भी वो मूवमेंट कर सकते थे उस मूवमेंट के साथ वो मतलब टैपिंग किया करते थे कंप्यूटर पे, और जो बोलना चाहते थे मशीन उसको मशीन लाइक वॉइस में बोल देती थी। और बिट ऑफ मोमेंट लेफ्ट टू हिम, और यही एक साधन था उनके पास बोलने के लिए। हिज लॉन्ग पेल फिंगर्स, और जो मतलब उनकी जो फिंगर्स थी वही। एवरी सो ऑफन हिज आईज वुड शट, every so often his eyes would shut in frustrated exhaustion। फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉशन का मीनिंग है यहाँ पे मतलब थक जाना, कि उनकी जो आंखें थी थक जाती थी, और आंखें थकने के कारण उन्होंने बहुत बार सोफन, कई बार उन्होंने अपनी आंखें भी बंद कर ली थी। एंड सिटिंग ओपोजिट हिम आई कुड फील हिज एंग्विश, द माइंड beyond with thoughts that came out in frozen phrases and sentences stiff as corpses। Here the meaning of beyond is very active, and corpses means dead, corpses dead body के समान। anguish का meaning है pain, and sitting opposite him
तो फिरदौस कांगा जो है उनके सामने ही बैठे हुए हैं। फिरदौस कांगा जो है स्टीफ़न हॉकिंग के सामने ही बैठे हुए हैं। आई कुड फील हिज एंग्विश, वो कह रहे हैं कि मैं उनकी जो पेन है उसको फील कर रहा हूँ, उनके दर्द को भी फील कर रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ। द माइंड बियॉन्ड विद थाट्स, और उनके माइंड में जो एक्टिव थाट्स चल रहे हैं, दैट केम आउट इन फ्रोज़न फ्रेजेस, और वो सारे थाट्स जो हैं फ्रोज़न मीन्स बहुत थोड़े से वर्ड्स में सामने आ रहे हैं और थोड़े से सेंटेंसेस में सामने आ रहे हैं। स्टिल आर कॉर्प्सेस, और वो जो है जैसे कि कॉर्प्सेस मीन्स बहुत लिमिटेड हैं वो सारे। नेक्स्ट जो फिरदौस कांगा है वो क्वेश्चन कर रहे हैं, अ लॉट ऑफ पीपल सीम टू थिंक दैट डिसेबल्ड पीपल आर क्रॉनिकली अनहैप्पी, कि बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं, जो फिज़िकली जिनको प्रॉब्लम होती है, वो खुश नहीं होते। आई सेड आई नो दैट्स नॉट ट्रू, और मैं जानता हूँ कि ये सही नहीं है। माई सेल्फ, मतलब मैं जानता हूँ ये सही नहीं है। आर यू ओफन लाफिंग इन साइड, क्या आपको भी हंसी आती है अंदर से इस बात पे। अबाउट 3 minutes लेटर ही रिस्पॉन्डेड, तो 3 मिनट के बाद जो फिरदौस कांगा को इसकी रिप्लाई मिलती है, आई फाइंड इट अमेजिंग व्हेन पीपल पैट्रोनाइज मी। हियर अम्यूजिंग मीन्स फनी एंड पैट्रोनाइज मीन्स सिंपथी। आफ्टर 3 मिनट जो रिप्लाई देते हैं हॉकिंग, वो कहते हैं कि मुझे ये सारा कुछ बहुत फ़नी लगता है कि जो लोग जो भी हमें पैट्रोनाइज शो करते हैं, अपनी सिंपथी शो करते हैं, मुझे वो फ़नी लगता है। मीन्स लोग फिज़िकली हैंडीकैप्ड लोगों को वीक समझते हैं, तो ये एक तरह की हंसी उड़ाते हैं। जो मतलब कि फिज़िकली हैंडीकैप लोग होते हैं ना, वो ऐसे मतलब कि हंसी उड़ाते हैं, बिकॉज दे आर वेरी टैलेंटेड पर्सन्स कैन बी। एंड द नेक्स्ट, and do you find it annoying when someone like me comes and disturbs you in your work? और वो कहते हैं, फिरदौस कांगा नेक्स्ट पूछ रहे हैं कि क्या आपको गुस्सा तो नहीं आता जब मेरे जैसे लोग आपके पास आते हैं और आपको डिस्टर्ब करते हैं आपके काम में। तो इसका जो आंसर है यस में मिलता है। देन ही स्माइल्ड, और बाद में जो स्टीफन हॉकिंग है वो हंस देते हैं। हिज वन वे स्माइल, और वो स्माइल करते हैं और हंस देते हैं। एंड आई न्यू विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल और सिली दैट आई वॉज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल मैन इन द वर्ल्ड। सेंटिमेंटल मीन्स बिना इमोशनल हुए कोई बात कहना, और यहाँ पर जब स्टीफन हॉकिंग स्माइल कर देते हैं, यस में रिप्लाई करते हैं स्टीफन हॉकिंग, जो फिरदौस कांगा जब पूछते हैं कि आपको गुस्सा आता है जब हमारे जैसे लोग आपको डिस्टर्ब करते हैं, तो हॉकिंग की रिप्लाई जब यस में आती है एंड वो स्माइल करते हैं, तो फिरदौस कांगा जो हमारे राइटर हैं उनको लगता है कि वो दुनिया के सबसे ब्यूटीफुल मैन को जो है देख रहे हैं इस वक्त, और वो ये सब कुछ बिना सेंटिमेंटल हुए, बिना इमोशनल हुए बगैर ये सारा कुछ कहते हैं। अ फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ हिम इज़ शॉकिंग बिकॉज ही इज़ लाइक स्टिल फोटोग्राफ। और अब उन्होंने, राइटर ने हॉकिंग को मुस्कुराते हुए देखा था, लेकिन जब उन्होंने उनको पहली बार देखा था तब क्या था, एट फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ हिम इज़ शॉकिंग,
तो पहली बार जब उन्होंने उनको देखा तो वो बड़े शॉकिंग थे, वो बहुत झटका सा लगा था उनको, बिकॉज ही इज़, क्योंकि तब तो वो एक फ़ोटोग्राफ की तरह दिखाई दे रहे थे। लाइक जब उन्होंने उन्हें देखा था तो वो उनको एक जैसे कि फ़ोटोग्राफ की तरह ही दिखाई दे रहे थे, कि जैसे कोई दीवार पे फ़ोटो लगी होती है। एज इफ़ as if all those picture of him in magazines and newspaper have turned थ्री डायमेंशनल। और अब उनको, जब उन्होंने हंसते हुए सर स्टीफन हॉकिंग को देखा तो अब उनको लगा कि वो मैगज़ीन में जब जितनी भी न्यूज़पेपर में स्टीफन हॉकिंग की उन्होंने आज तक फ़ोटो भी देखी हैं, अब वो उनको थ्री डायमेंशनल लगने लगी थी। एंड so you see the head twisted sideways into a slump, मीन्स उनका जो सिर है वो साइड पे स्लम्प हो रखा था। स्लम्प मीन लीन, LEAN, लीन। जो साइड उनका हेड जो है वो साइड पे स्लम्प हो रखा था, जैसे कि इस पिक्चर में शो किया गया है। द टोर्सो श्रंक इनसाइड, टोर्सो होता है अपर पार्ट ऑफ बॉडी, जो हमारी बॉडी का अपर पार्ट होता है उसको टोर्सो बोलते हैं। श्रंक इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट, और ऐसा लग रहा है कि जो उनकी बॉडी का अपर पार्ट है वो उनकी ब्लू शर्ट में श्रंक कर रहा है, मतलब हिलजुल रहा है। सॉरी स्टूडेंट्स, श्रंक का मीनिंग होता है सिकुड़ जाना, और ऐसा लग रहा है कि जो उनकी बॉडी का अपर पार्ट है वो सिकुड़ गया है उनकी ब्लू शर्ट में। द वेस्टेड लेग्स, और उनकी लेग्स भी ऐसे ही लग रही हैं। यू लुक एट हिज आइज़ विच कैन स्पीक, और आप उनकी आँखों को देख सकते हो, ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ वो बोल रही हैं। स्टिल एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट, और ऐसा लग रहा है कि उनकी आंखें बहुत कुछ कह रही हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है और बहुत ही ज़रूरी है। तो उनकी आंखें ऐसे लग रही हैं। इट इज़ हार्ड टू टेल, और ये बताना बहुत ही मुश्किल है, वट, कि उनकी आंखें क्या कहना चाह रही है। बट यू आर शेकन बिकॉज यू हैव बीन समथिंग you never thought could be seen। शेकन का मीन है एकदम से वाइब्रेट सा होना। तो वो कह रहे हैं कि एकदम से, मतलब शेकन वाइब्रेशन सी होती है मन में, कि बिकॉज यू हैव सीन, क्योंकि अब जो वो देख रहे हैं, यू नेवर थॉट कुड बी सीन, और उन्होंने पहले कभी सोचा भी नहीं था कि वो कभी ऐसा भी कुछ देखेंगे। स्टीफन हॉकिंग को देखने के बाद, मतलब उनसे बात करने के बाद उनको एकदम वो स्टीफन हॉकिंग बिल्कुल चेंज लग रहे हैं, कि जैसे जब वो आए थे और अब जब उनसे बात हो रही है स्टीफन हॉकिंग के साथ कांगा की, वो एकदम से शेकन हो गए हैं, मतलब एकदम से उनको कुछ सरप्राइज सा फील हो रहा है। बिफोर यू like a lantern whose walls are worn so thin you glimpse only the light inside. Inside is the incandescence of a man। मीन्स यहाँ पर फिरदौस कांगा कहना चाहते हैं कि एक लालटेन जो होती है उसकी एक आउटर साइड होती है और एक इनर साइड होती है। लालटेन हुज वॉल्स, मतलब उसकी जो आउटर साइड है, आर वॉर्न सो थिन यू ग्लिम्स, और आप क्या हो उस लालटेन की जो ग्लिम्स ओनली द लाइट इनसाइड, जो मतलब इनर साइड जो होती है वो लाइट होती है, आउटर साइड जो होती है जस्ट दिखावा होती है वो। तो वो यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं स्टीफन हॉकिंग को इनर साइड ऑफ द लालटेन से, जो कि जिसमें लाइट जग रही होती है। इज़ द इनकैंडिसेंस
ऑफ अ मैन, मतलब वो सर स्टीफन हॉकिंग को कह रहे हैं कि वो एक ग्लोइंग पार्ट है अगर देखा जाए तो। द बॉडी ऑलमोस्ट इरेलीवेंट एग्जिस्ट ओनली लाइक अ केस, कि ये जो हमारी बॉडी है ये जो है इरेलीवेंट है, एग्जिस्ट ओनली लाइक अ केस, ये एक सिर्फ बाहरी दिखावा है, मेड ऑफ शेडो, ये एक शेडो की तरह है। सो दैट नो बिलीवर इन एक्सटर्नल सोल्स, now that this is what each of us is, everything else an accessory। तो जहाँ पे जो राइटर हैं वो कह रहे हैं कि हम जो भी हैं वो अपनी, हमारी एक अंदर जो आत्मा है हम वही हैं। नाउ नो दैट, जैसे कि हम जानते हैं, दैट दिस इज़ व्हाट ईच ऑफ अस इज़, तो हम जो भी हैं सब कुछ हमारी अंदर वाली आत्मा ही है। एवरीथिंग एल्स इज़ एन एसेसरी, और बाकी जो है सब दिखावा ही है। व्हाट डू यू थिंक, और वो फिर पूछते हैं कि आप क्या सोचते हो, इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, कि एक डिसेबल्ड होने में सबसे जो बेस्ट थिंग है कौन सी है। आई हैड आस्क्ड हिम अर्लियर, तो वो पूछ रहे हैं कि डिसेबल्ड होने में सबसे अच्छी चीज़ कौन सी हो सकती है। तो हॉकिंग रिप्लाई देते हैं, आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड। तो हॉकिंग कहते हैं कि मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी चीज़ अच्छी होती है डिसेबल्ड होने में। आई थिंक आई सेड यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज़ इन द वर्ल्ड, और वो कहते हैं कि जो फिरदौस कांगा है कि वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि डिसेबल्ड होने में जो है हमें ये पता चल जाता है कि इस दुनिया में कितनी काइंडनेस है, कितनी दयालुता है इस दुनिया में, क्योंकि जो लोग हैं वो डिसेबल्ड लोगों के लिए सिंपथी शो करते हैं। तो डिसेबल्ड होने में वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि शायद हमें पता चल जाता है कि इस दुनिया में कितनी काइंडनेस है। येस ही सेड, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है येस में मिलता है। और यहाँ पर ये भी थी कि ये जो येस का जवाब मिला है ये भी कोई श्योरिटी नहीं थी, क्योंकि इसमें इट वाज अ डिसएडवांटेजेस ऑफ हिज वॉइस सिंथेसाइजर दैट इट कुड कन्वे नो इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन का यहाँ पर मीनिंग है कि उनकी आवाज़ में कोई भी अपग्रेडेशन या फिर लोएशन नहीं थी, मतलब आवाज़ ऊपर नीचे नहीं थी, उनकी आवाज़ जो थी स्टिल थी और उसमें कोई शेड या फिर टोन नहीं थी। और ये भी नहीं पता चल रहा था कि एंड हाउ कुड नॉट टेल हाउ एंथुजियास्टिकली ही एग्रीड विद हिम, और ये भी पता नहीं चल रहा था कि वो यस में तो रिप्लाई दिया है लेकिन वो कितना का सहमत थे उनकी इस बात को लेकर, इसका मतलब श्योर आंसर नहीं मिला। एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर और टर्न माई रिस्ट to watch the time, I wanted to make every one of our 30 minutes count। तो राइटर को जो स्टीफ़न हॉकिंग से बात करने के लिए 30 मिनट्स मिले थे, तो वो चाहते थे कि वो इन 30 मिनट्स का फुल यूज़ करें, पूरी तरह से इन 30 मिनट्स को यूटिलाइज़ करें। मीन्स वो अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहते थे। I felt a huge relief and exhilaration in the possibilities of my body। तो वो यहाँ पे कह रहे हैं रिलीफ मतलब थोड़ा अच्छा फील कर रहे थे, एक्सेलरेशन मतलब वो थोड़ा एक्साइटेड भी फील कर रहे थे। इन द पॉसिबिलिटी ऑफ माई बॉडी, हाउ लिटल इट मैटर्ड देन दैट आई वुड नेवर वॉक और इवन स्टैंड। और इसके दौरान मतलब उनके माइंड में ये भी ऐसी कोई बात नहीं थी, मैटर मतलब कि ऐसी कोई भी दिमाग में एक बात नहीं चल रही थी कि वो नेवर वॉक के वो कभी चल नहीं सकते और इवन स्टैंड के वो कभी खड़े भी नहीं हो सकते, कि ये सब कुछ उनके माइंड में से निकल गया था। मतलब वो यहाँ पर बैठकर रिलीफ फील कर रहे हैं और एक्साइटेड फील कर रहे थे, और उनको ये कुछ फील ऐसा नहीं हो रहा था कि वो कुछ कभी खड़े नहीं हो सकते, वॉक नहीं कर सकते, या फिर वो कभी खड़े नहीं हो सकते। आई टोल्ड हिम हाउ ही हैड बीन एन
inspiration beyond cringe for me and surely for others. Did that thought help him? और यहाँ पे जो ऑथर है वो कह रहे हैं कि आप जो है बहुत से लोगों के लिए, यहाँ पे क्लिंच का मीनिंग है एन आइडिया दैट इज़ सो ऑफन यूज्ड, मतलब कि कोई आइडिया जो बहुत बार यूज़ किया गया हो। मतलब कि जो स्टीफ़न हॉकिंग को बहुत से लोगों ने स्टीफ़न हॉकिंग के पास आकर कहा है कि आप हमारे इंस्पिरेशन हो। तो राइटर कह रहे हैं कि आप इतने लोगों की इंस्पिरेशन हो एंड श्योरली फॉर अदर, बहुत दूसरे लोगों की इंस्पिरेशन हो। डिड दैट थॉट हेल्प हिम, और वो कह रहे हैं कि क्या ये थॉट जो है स्टीफ़न के लिए किसी तरह हेल्पफुल है। तो इसका आंसर जो है मिलता है नो, ही सेड। तो स्टीफ़न हॉकिंग जो है इसका आंसर नो में देते हैं। एंड थॉट एंड आई थॉट हाउ फुलिश आई वॉज टू आस्क, और वो जो राइटर हैं वो सोचते हैं कि मैं कितना बेवकूफ़ हूँ जो मैंने ये ऐसा क्वेश्चन उनसे पुट किया। आई वॉज टू आस्क when your body is claustrophobic room and the walls are growing narrow day by day। यहाँ पे claustrophobic का मीनिंग है very small and suffocating, कि जब आपकी बॉडी सफोकेटिंग रूम की तरह है एंड वॉल आर ग्रोइंग नैरो, एंड और जो हमारी जो बॉडी है और उस रूम की जो वॉल्स हैं और वो नैरो होती जा रही हैं, दिन ब दिन तंग होती जा रही हैं। इट डजेंट डू मच गुड टू नो, और ऐसे में ये जानना कुछ अच्छा नहीं होता। दैट देयर आर पीपल आउटसाइड स्माइलिंग, कि हमारे जो आसपास लोग हैं वो स्माइल कर रहे हैं विद एडमायरेशन, हमारी प्रशंसा करके। टू सी यू ब्रीथिंग स्टिल, और हमें सांस लेते हुए देखकर लोग जस्ट हमारी सांस चल रही है और लोग हमारी एडमायरेशन कर रहे हैं, हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। मीन्स ये जो क्वेश्चन पूछा था राइटर ने इंस्पायरेशन वाला, कि क्या आपको कैसा लगता है जब लोग आपको ये शो करते हैं कि आप हमारी इंस्पायरेशन हो। तो उसका आंसर नो में मिला था। तो उसने बड़ा शर्म फील की इस क्वेश्चन के लिए कि शायद उसने कुछ गलत पूछ लिया है। तो उन्होंने ये भी फील किया कि जब हमारी खुद की बॉडी ही अंदर से मतलब कमज़ोर है तो बाहर लोग हंस रहे हैं, तो इस बात से हमें कैसे खुशी मिल सकती है कि लोग हमें खुद इंस्पायरेशन बोल रहे हैं। इज़ देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल, और फिर वो पूछते हैं कि क्या आप डिसेबल्ड पीपल को कोई एडवाइस देना चाहते हो। समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर, जिससे कि लाइफ अच्छी बन सके। देयर शुड कंसंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड। तो यहाँ पे स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि लोगों को उसी पे कंसंट्रेट करना चाहिए। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। कंसंट्रेट मीन्स कि जो सर स्टीफन हॉकिंग है वो कह रहे हैं कि लोगों को कंसंट्रेट करना चाहिए ऑन व्हाट दे आर, जिसमें वो अच्छे होते हैं। आई थिंक थिंग्स लाइक द डिसेबल्ड ओलंपिक्स आर अ वेस्ट ऑफ टाइम। मीन्स जो चीज़ किसी से नहीं होती वो चीज़ नहीं करनी चाहिए, जिसमें हम गुड हैं उसी में ही कंसंट्रेट करना चाहिए। आई नो व्हाट यू मीन। आई रिमेंबर द ईयर आई हैड स्पेंट ट्राइंग टू प्ले अ स्पेनिश गिटार कंसिडरेबली लार्ज देन आई वॉज। तो यहाँ पर राइटर जो हैं, आई नो दैट यू मीन मीन्स वो स्टीफन हॉकिंग से सहमत है। उन्होंने जो भी ये कंसंट्रेट की बात की है वो इससे सहमत हो जाते हैं। और फिर वो अपनी लाइफ की एक एग्ज़ाम्पल बताते हैं। आई रिमेंबर द ईयर आई हैड स्पेंड ट्राइंग टू, वो कहते हैं कि एक बार स्पेनिश गिटार बजाने की कोशिश की थी
लार्ज जो कि उनसे भी बड़ी थी, मतलब कांगा से भी वो गिटार बड़ी थी। आई वॉज एंड हाउ ग्लीफुली आई हैड अनस्ट्रिंग्ड इट वन नाइट। और फिर एक रात बड़ी खुशी से, ग्लीफुली मतलब हैप्पीली, उसको तोड़ दिया, क्योंकि वो चलाई नहीं जा रही थी उनसे और उन्होंने तोड़ दिया था उस गिटार को। द हाफ आवर वॉज अप, आई थिंक आई हैव annoyed आई हैव annoyed यू इनफ। तो फिर वो कहते हैं कि अब ये हाफ आवर ख़त्म हो चुका था और वो सोच रहे हैं कि मैंने उनको बहुत ही annoyed you enough, बहुत तंग किया। आई सेड ग्रीनिंग थैंक यू फॉर, और मतलब ये सारी बात उनको थैंक यू बोलते हुए ये सारा कुछ कहते हैं। और जैसे ही वो कहते हैं जाने के लिए तैयार होते हैं, फिरदौस कांगा जैसे ही जाने के लिए उठते हैं तो स्टीफन हॉकिंग उनको कहते हैं स्टे, आई वेटेड, उनको कहते हैं रुको। और उन्होंने वेट की। आई हैव सम टी, और उनको चाय पीने के लिए बोलते हैं। आई कैन शो यू द गार्डन, और वो उनको गार्डन दिखाते हैं। द गार्डन वॉज एज बिग एज अ पार्क, एक पार्क के जैसा बड़ा गार्डन था वो। बट स्टीफन हॉकिंग कवर्ड एवरी इंच, rumbling along in his motorized wheelchair while dodged to keep out of the way। मीन्स जो गार्डन था वो बहुत बड़ा था। एंड हॉकिंग कवर एवरी इंच का मतलब है कि उन्होंने उनको पूरा पार्क बहुत अच्छे से दिखाया। एवरी इंच मतलब हर एक पार्ट दिखाया उनको गार्डन का। रमलिंग का मतलब है यहाँ पे जो व्हीलचेयर से आवाज़ सी आती है तो उसको रमलिंग कहा गया है। तो व्हील चेयर में से रमलिंग की साउंड आती है। वाइल डॉज टू कीप, कि जब वो बाग में इधर उधर घूम रहे थे। सॉरी स्टूडेंट, डॉज का मीनिंग यहाँ पर है कि साइड पे खड़े रहना और बिल्कुल भी इंटरफेयर ना करना। तो जब वो वहाँ पे उनको गार्डन देख रहे थे तो जो हॉकिंग है, सॉरी जो फिरदौस कांगा है, वो साइड पर खड़े थे और उन्होंने कोई इंटरफेयर नहीं किया। वी कुडंट टॉक वेरी मच, और कह रहे थे कि अब फिर हम ज़्यादा बात नहीं कर पाए। द सन मेड हिम साइलेंट, तो सन जो था, सूरज जो था वो सूरज ने उनको चुप करवा दिया। मतलब सूरज जो है वो छिप रहा था, जिसकी वजह से अब वो ज़्यादा जो वर्ड हैं वो टाइप नहीं कर सकते थे। द लेटर ऑन हिज स्क्रीन डिसअपियरिंग इन द ग्लेयर, और इस ग्लेयर की वजह से जो लेटर हैं अब दिखाई भी नहीं दे रहे थे। एन आवर लेटर वी वर रेडी टू लीव, और 1 घंटे के बाद वो वहाँ से जाने के लिए तैयार हो गए थे। आई डिडंट नो व्हाट टू डू, और वो सोच रहे, और उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रही थी अब मैं क्या करूँ। आई कुडंट किस हिम और क्राई, और वो कह रहे थे मैं कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि अब वो जा रहे थे, अलग होने जा रहे थे। एंड वो कह रहे हैं, कांगा कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता था, मैं ना तो उन्हें किस कर सकता था और ना ही मैं चिल्ला सकता था। आई टच्ड हिज शोल्डर एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग। तो फिर उन्होंने, कांगा ने उनका शोल्डर टच किया और व्हील्ड आउट मतलब वहाँ से बाहर चले गए। आई लुक्ड बैक, उन्होंने पीछे, वो कह रहे हैं कि मैंने पीछे मुड़ के देखा। एंड आई न्यू ही वॉज वेविंग दाउ ही वॉज नॉट, और उनको ऐसे लगा कि जैसे वो उनको कि वो उनको वेव कर रहे हैं, लेकिन ऐसा वो नहीं कर रहे थे। मतलब उनको फील हुआ कि जैसे वो वेविंग कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा वो नहीं कर रहे था। ही वॉज नॉट वॉचिंग हिम एन embodiment of my bravest self, the one I was moving toward, the one I had believed in for so many years,
alone, I knew that my journey was over for now. यहाँ पे embodiment का मतलब है feeling। तो उनको फील, embodiment मतलब feeling, तो उनको फील होता है ब्रेवेस्ट। तो उनको बहुत अपने आप में फील होता है कि वो बहुत ब्रेव हैं। एंड मतलब उनको स्टीफन हॉकिंग से मिलने के बाद जो फिरदौस कांगा है वो बहुत ही क्रेजियस एंड कॉन्फिडेंट एंड ब्रेव फील कर रहे थे खुद को। द वन आई वॉज मूविंग टूवर्ड एंड द वन आई हैड बिलीव्ड इन फॉर सो मैनी ईयर। और इतना कॉन्फिडेंट उनको फील हुआ कि जैसे कि पहले कभी भी उन्होंने फील नहीं किया था। बिलीव्ड इन फॉर सो मैनी ईयर अलोन, कि जैसा उन्होंने पहले पिछले कई सालों से फील किया ही नहीं था। आई न्यू दैट माई जर्नी वॉज ओवर, और वो कहते हैं कि फिर मेरी जर्नी जो है ओवर हो जाती है, ख़त्म हो जाती है फॉर नाउ। फिरदौस कांगा फ्रॉम हेवन ऑन व्हील्स। तो ये जो स्टोरी है जी फिरदौस कांगा की है, कांगा के द्वारा लिखी गई है। स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल द स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर। आई होप you understand all things, and sorry for if there is any mistake